हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 8वां भाग लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के 7 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कहानी में देखा था कि निशा को पता नहीं चलता और वह प्रेम की गाड़ी में आ जाती है। फिर दोनों अमरावती चले जाते हैं और वहाँ से वापस आते हुए एक ऐसे गांव में जाते हैं जहाँ के लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। वह उन्हें अपने घर में बहुत अच्छे से आदर सत्कार कर कर उन्हें अपने घर में रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें बहुत प्यार से खिलाते हैं। प्रेम ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब आगे की कहानी को सुनते हैं। इधर मुंबई में वैशाली घर लौट कर आती है तो बड़ी माँ बार बार प्रेम को फ़ोन लगाती हैं, पर प्रेम का फ़ोन बंद आ रहा था। बड़ी माँ परेशान हो जाती है। निशा का फ़ोन घर पर ही था। वैशाली माँ से पूछती है, माँ भैया को फ़ोन लगा रही है क्या? हाँ, पर प्रेम का फ़ोन बंद आ रहा है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। कहाँ हैं मेरे बच्चे? बड़ी माँ हाथ मलती इधर उधर चक्कर लगा रही थी। तभी दादी बोलती हैं, बहू आराम से बैठ जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बड़ी माँ बोलती हैं, माँ क्या आपको चिंता नहीं हो रही? दादी बोलती हैं, हाँ हो तो रही है, पर क्या कर सकते हैं। उधर प्रेम निशा से कहता है कि मैं इन लोगों से फ़ोन मांगता हूँ और घर पर फ़ोन कर देता हूँ। निशा बोलती है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। निशा भी प्रेम के साथ कमरे के बाहर निकल आती है। प्रेम उन लोगों से पूछता है, क्या आपके पास फ़ोन है? आप मुझे अपना फ़ोन दे सकते हैं क्या? प्लीज़ मुझे अपने घर पर फ़ोन करना है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, जीजा जी मैंने आपका फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया है, आप मेरा फ़ोन लीजिए। प्रेम उसका फ़ोन ले लेता है और अपने घर में फ़ोन करता है और बड़ी माँ को फ़ोन लगाता है। बड़ी माँ फ़ोन उठा लेती हैं, पूछती हैं, कौन बोल रहा है? प्रेम बोलता है, मैं प्रेम बोल रहा हूँ। बड़ी माँ बोलती हैं, बेटा मैं कितनी देर से तुम्हारा फ़ोन लगा रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा है, तुम कहाँ पर हो और निशा कैसी है? प्रेम बोलता है, निशा ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, और सारी दास्तान बड़ी माँ को बता देता है। बड़ी माँ बोलती है, कहाँ हो तुम लोग? निशा ठीक है ना? कब तक घर आओगे? बड़ी माँ कहती हैं कि बेटा निशा से बात करवाओ। तो निशा माँ से बात करो। प्रेम निशा को फ़ोन दे देता है। निशा बोलती है, माँ हमारी वजह से परेशानी आ गई है। कोई बात नहीं, तुमने कोई गलती थोड़ी ना की है, कोई गलत काम नहीं किया, तुम्हारा मकसद था किसी की मदद करना, तो तुमने कुछ गलत नहीं किया। बड़ी माँ ने निशा को समझाया। अच्छा माँ हम फ़ोन रखते हैं, इनका फ़ोन चार्ज हो जाएगा तो सुबह बात करेंगे। फिर बड़ी माँ दादी से सब बातें बताई तो सब लोग चिंता रहित हो जाते हैं। प्रेम और निशा फिर अपने कमरे में आ गए। प्रेम बेड के बीच में तकिया रख देता है। निशा से कहता है कि तुम इस तरफ सो जाओ, मैं उस तरफ, और हाँ अपने पैर हाथ संभाल के रखना, मैंने देखा है पूरे बेड को कवर करके सोती हो। अच्छा तो आप रात में आप हमें उठ उठ कर देखते हैं? निशा आंखें और मुंह सिकोड़कर प्रेम से कहती है। प्रेम निशा के बहुत करीब आ जाता है। प्रेम की गर्म सांसें निशा के गालों को छू रही थी। निशा का दिल धड़कने लगा था। प्रेम ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ, किस भी कर सकता हूँ। प्रेम की आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। फिर उसने कहा, डरो मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, सो जाओ, रात बहुत हो रही है। निशा कहती है, चादर तो एक ही है। प्रेम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ले लो। फिर निशा चादर ले लेती है। निशा पूरी तरह से अपने को चादर में लपेट लेती है। प्रेम दूसरी तरफ करवट करके सो जाता है, पर निशा को नींद नहीं आती। वह एक खटक से जग जाती है। वह बार बार प्रेम की तरफ देखती है। प्रेम को गहरी नींद में सोते हुए देखकर जाने क्यों उसका चेहरा उसे बड़ा मासूम सा लगता है। वह मन में सोचती है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि
किसी बड़े घर में मेरी शादी होगी, पर किस्मत को क्या कहें। और मेरे पति भी बहुत सुंदर हैं, पर थोड़ा नक चढ़े हैं, नाक पर गुस्सा बैठा रहता है, ऊपर से नटवर लाल। ऐसा कहकर निशा हंस पड़ती है और फिर करवट लेकर सो जाती है। कुछ घंटे के बाद प्रेम की आंख खुलती है तो उसको अपने ऊपर कोई भारी चीज़ महसूस होती है। प्रेम पूरी तरह से आंख खोलता है तो देखता है कि निशा के पैर उसके ऊपर रखे हैं। तकिया पता नहीं कहाँ भाग गई है। निशा का हाथ उसके सीने पर रखा है। वह हाथ को हटाना चाहता है पर हटा नहीं पाता। निशा का चेहरा देखता है तो निशा बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए उसे जगाता नहीं है और फिर वह भी आंख बंद कर लेता है। फिर सुबह हो जाती है। घर के सारे लोग जग जाते हैं। निशा और प्रेम भी जग जाते हैं। दोनों बाहर आते हैं और प्रेम बोलता है, आप मुझे पेट्रोल दीजिए, हम दोनों अपने घर जाएंगे। पर उनमें से कोई जवाब नहीं देता। तभी एक आदमी जो उनमें से बड़ा था वह बोलता है कि मेरा नाम दलजीत भल्ला है, यह मेरा छोटा भाई अनुज भल्ला है, यह दूसरे नंबर का नितिन भल्ला है, ये तीसरे नंबर का पंकज भल्ला है, चौथे नंबर का अमित भल्ला है और यह पाँचवें नंबर का अतुल भल्ला है। हम 6 भाई हैं और बहन में बड़ी बहन का नाम सोना है, छोटी का नाम नैना है, उससे छोटी का नाम पायल है, उससे छोटी का नाम आरती है और सबके 2-2 बच्चे हैं, बिट्टू, मोहन, प्रिया, सोनी, आदित्य, परी, यह सब हमारे बच्चे हैं। प्रेम कहता है, मुझे खुशी हुई आप सबसे मिलकर, आपका भरा पूरा परिवार है, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तभी बड़ी भाभी जिनका नाम सुखवंत था वह एक एल्बम ले आती हैं और प्रेम को दिखाती हैं। कहती हैं, आप इस फोटो को देखो। प्रेम को बड़ा गुस्सा आता है। वह सोचता है मुझे घर जाना है और यह फ़ोटो दिखा रही हैं। वह निशा की तरफ गुस्से से देखता है। निशा उसके गुस्से को शांत रखने को कहती है। निशा उनके हाथ से एल्बम ले लेती है और फ़ोटो देखती है। सुखविंदर बताती हैं, यह फ़ोटो देखो। जैसे ही निशा फ़ोटो देखती है वह चौंक जाती है, बोलती है, अरे यह तो मेरी फ़ोटो है, यह तो मैं हूँ, पर मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, तो मेरी फ़ोटो आपके घर में कैसे आ गई। तभी वह बोलती है, और आगे फ़ोटो देखो। तो निशा एल्बम के पन्ने पलटती जाती है और एक शादी की फ़ोटो आती है और उसमें प्रेम उसके गले में जयमाला डाल रहा था और उसमें प्रेम की फ़ोटो में मूछें होती हैं। तभी निशा बोलती है, अरे मिस्टर सुनिए, देखिए आपकी और मेरी फ़ोटो। निशा प्रेम को एल्बम उसके हाथों में दे देती है और प्रेम भी फ़ोटो देखता है और कहता है, यह मैं तो नहीं हूँ, मैंने तो कभी ऐसे मूछें नहीं रखी, मुझे तो देख ही रही हो। और वह आगे फ़ोटो देखते हैं जहाँ पर उन दोनों की कई जगह की फ़ोटो होती है और यह परिवार भी साथ में खड़ा होता है। तभी प्रेम और निशा उनसे बोलते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम कहता है, आप मुझे कुछ बताएंगे तो मैं समझूंगा। तब धर्मेंद्र बोलता है, यह ना तो तुम्हारी फ़ोटो है और ना ही तुम्हारी पत्नी की, यह मेरी छोटी बहन नैना की और उसके पति प्रतीक की फ़ोटो है। यह दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, इनको इस दुनिया से गए हुए 30 साल गुजर गए हैं। तभी प्रेम और निशा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। निशा बोलती है, पर इनकी शक्ल तो हम दोनों जैसी है। तभी अमित बोलता है, आज के ज़माने में पूर्व जन्म कौन मानता है, पर मैं मानता हूँ, मेरी बहन वापस आ गई है और देखो इस जन्म में भी तुमने अपने पति से ही शादी की। निशा कहती है, मुझे नैना जी के बारे में कुछ बताइए। तब धर्मेंद्र कहानी बताता है, नैना हमारी छोटी बहन थी, हम लोग उसे प्यार से गुड़िया कहते थे। हमने बहुत धूमधाम से उसकी शादी प्रतीक नाम के आदमी से की थी। वह लड़का बहुत अच्छा था, बहुत सीधा साधा, बहुत मिलनसार, सबसे प्यार करने वाला और अच्छा कमाता भी था। यह देखकर हमने उसकी शादी कर दी थी। नैना अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था। दोनों साथ में बहुत खुश थे, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे।
5 साल हो गए थे शादी के और कोई बच्चा नहीं था। दोनों अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दोनों का चेकअप करता है। चेकअप करके एक दिन प्रदीप को बुलाता है और कहता है, तुम्हारी वाइफ की रिपोर्ट सही है। तुम्हारी वाइफ माँ बन सकती है पर तुम पिता नहीं बन सकते। वह बोलता है, क्यों? वह डॉक्टर बोलता है कि तुमको अपना एक बार और चेकअप करवाना चाहिए और एक डॉक्टर का पता लिख देता है। वह डॉक्टर लेडीज़ होती है। प्रतीक उसके पास जाता है पर यह बातें वह नैना से नहीं बताता। डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करती हैं। एक दिन प्रतीक उसे रिपोर्ट लेने जाता है। उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और कैंसर लास्ट स्टेज का है। उसकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, वह जल्दी मरने वाला है। डॉक्टर बोलती हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, इसलिए आप ज़िंदगी के सारे काम जो अधूरे हैं वह कर डालिए। वह मायूस सा चेहरा लेकर अपने घर आता है। उसी दिन से प्रदीप खुद को बदलने लगता है, नैना से गलत बात करने लगता है, यहाँ तक कि शराब पीने लगता है। नैना को कई बार मारता है। एक दिन तो बहुत मारता है और कहता है, तुम्हारे बाप ने, भाइयों ने दहेज नहीं दिया और मैंने बिना दहेज की शादी की। बच्चा पैदा करने लायक नहीं हो तुम, इसलिए मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। नैना बोलती है, किसी और डॉक्टर से चेकअप कराते हैं। तो वह बोलता है, नहीं, जब एक डॉक्टर ने कह दिया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती तो दूसरा डॉक्टर भी यही कहेगा। प्रतीक अपनी छवि इतनी गंदी कर रहा था ताकि नैना उससे नफरत करने लगे, लेकिन नैना उससे नफरत नहीं करती थी, वह उससे प्यार करती थी। उसका हर जुल्म सितम सह रही थी। फिर रक्षाबंधन आता है और उनके भाई राखी बंधवाने गए। प्रतीक जान गया था कि उसके भाई राखी बंधवाने आएंगे, इसलिए उसने नैना को इतना मारा था कि उसके माथे से खून बह जाए। तभी उसके भाई आते हैं और बहन की ऐसी हालत देखकर प्रतीक को मारने की कोशिश करते हैं, पर नैना मना कर देती है। कहती है, नहीं भैया, आप इनको हाथ नहीं लगाएंगे। प्रतीक नैना का हाथ पकड़कर धक्का देकर उनके भाइयों के सामने पटक देता है और कहता है, ले जाओ अपनी बहन को, मैं अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे एक बच्चा तक नहीं दे सकती, बांझ औरत। मैं दूसरे से शादी करूँगा और दूसरी शादी करके बच्चा पैदा करूँगा। फिर हम लोग नैना को अपने घर ले आते हैं, पर नैना प्रतीक से प्यार करती थी तो वह उसके बिना रह नहीं पा रही थी। वह बार बार पति को फ़ोन करती, पर प्रतीक फ़ोन नहीं उठा रहा था। एक दिन प्रतीक तलाक के कागजात हमारे घर भेज देता है और फ़ोन करके नैना से कहता है कि इसमें साइन कर दो। नैना बोलती है, मैं साइन नहीं करूँगी, मैं आपको तलाक नहीं दूँगी। वह कहता है, अगर तुम तलाक नहीं दोगी तब भी मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैं अदालत में तुमको घसीट लूँगा, गलत गलत इल्ज़ाम लगा दूँगा। बांझ औरत, तलाक दे। वह ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है। फिर एक दिन की बात है, हम दोनों भाई बाजार में सब्जी और घर का सामान सब कुछ लेने गए हुए थे। हम लोग प्रतीक को एक औरत के साथ देखते हैं। वह होटल में घुस रहा था। हम लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। वह होटल में बैठकर उस औरत से बात कर रहा था। हम लोग समझे कि शायद यह इस लड़की से शादी करना चाह रहा है, लेकिन वह उसकी डॉक्टर थी। हमें यह बात बहुत बाद में पता चली। हमने दोनों भाइयों ने उसकी फ़ोटो खींच ली और नैना को दिखाया। नैना को फ़ोटो देख करके गुस्सा आता है। गुस्से में वो तलाक के पेपर पर साइन कर देती है। फिर कुछ दिन बाद हम लोग एक अच्छा सा लड़का देखकर नैना से बताते हैं। वो लड़का कोई और नहीं, हमारे गांव का लड़का था जो नैना को बहुत प्यार करता था। पहले भी उसके माँ बाप हमसे रिश्ता मांगने आए थे, पर हमने इनकार कर दिया था। हम उससे कहते हैं कि हम तेरी शादी अपनी नैना से करने को तैयार हैं और नैना को शादी के लिए मना लेते हैं। नैना भी मान जाती है और शादी की सब तैयारियां करके हम लोग जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं। नैना
पति को फ़ोन करके बुलाती है। मैं शादी करने जा रही हूँ, आप मेरी शादी देखने आइए ना। प्रतीक कहता है, तेरी शादी में ज़रूर आ रहा हूँ। फिर वह शादी में आता है। हम लोग उसको मना कर रहे थे, उस प्रतीक को शादी में मत बुलाओ, पर नैना की खुशी के लिए हम लोगों ने उसे बुला लिया। हम भी उसे दिखाना चाहते थे कि हमारी बहन भी आगे बढ़ गई है। प्रतीक शराब पिया होता है और नैना को एक डब्बा देता है। कहता है, तुम्हारी शादी का गिफ्ट है, रख लो। और मैं भी बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। हमारी तरफ कोई भी उससे बात नहीं करता, पर नैना का दिल नहीं मानता था। वह उसके खाने पीने, सोने उठने का पूरा ख्याल रखती थी। पर मुझे गुस्सा आता था कि इंसान को इतना भी प्यार नहीं करना चाहिए जैसे मेरी बहन नैना करती है। फिर शादी वाला दिन आता है और बारात आ जाती है। उत्पल, जिससे नैना की शादी हो रही थी, वह दूल्हा बनकर आ जाता है। हम लोग भी प्रतीक की आंखों के सामने से अपनी बहन को दुल्हन बनाकर लाते हैं और वह देखता रहता है। उसे दिखाते हैं कि देख, आज हम अपनी बहन की शादी कर रहे हैं। प्रतीक देखता रहता है और फिर शादी की शुरुआत हो जाती है। एक फेरा होता है तो नैना अपने पति की तरफ देखती है और प्रतीक उसकी तरफ नहीं देखता। दूसरा फेरा होता है, फिर ऐसे ही तीसरा फेरा होता है, लेकिन चौथे फेरे में नैना को पता नहीं क्या हो जाता है। वह जो उत्पल की कमर में खंजर लगा होता है, नैना उस खंजर को निकाल लेती है और अपने पेट में 2-3 वार कर देती है। हम सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि नैना ने यह क्या किया। उसके पेट से खून बहने लगता है और नैना तड़पने लगती है। प्रतीक दौड़कर नैना को अपनी बाहों में ले लेता है और रोता हुआ कहता है, नैना, तूने यह क्या किया? नैना बोलती है, मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। मैं किसी और की पत्नी कभी नहीं बन सकती, किसी जन्म में नहीं बन सकती। जन्म तो क्या, 7 जन्म तक मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी। आपने मुझे धोखा दिया है, पर मैं आपको धोखा नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। आपके बिना तड़प तड़प के जीने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। हम सब लोग अपनी बहन को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। हम लोग डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं, तभी वह मना करती है। कहती है, नहीं भैया, मैं अपने पति के बिना नहीं रह पाऊंगी। तभी प्रतीक रोते हुए बोला, अरे पागल, मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, मुझे कैंसर है, मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया था। मुझे क्या पता था कि तुम ऐसा कुछ कर लोगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हें तकलीफ़ नहीं देता। और प्रतीक उसको लिपटा लेता है और वह भी रोता है। नैना कहती है, मैं आपसे पहले जा रही हूँ, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी, किसी ना किसी जन्म में मेरा वादा है। नैना कहती है, मेरी मांग सुनी है, इसमें सिंदूर भर दीजिए। प्रतीक नैना की मांग में सिंदूर भर देता है। नैना उसी वक्त दम तोड़ देती है। प्रतीक बर्दाश्त नहीं कर पाता और नैना के हाथ से वो चाकू लेकर अपने सीने में उतार देता है और कहता है, पता है मुझे तो मरना ही था, मैं तेरे साथ ही मरूंगा। और अपने खून से अपनी पत्नी की मांग भर देता है। कहता है, तू मेरी सुहागन है। फिर भी थोड़ी देर में वह भी दम तोड़ देता है। हमारा पूरा परिवार रो रो कर बेहाल था। हम सब बेहाल थे और सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन नैना धर्मेंद्र से कहकर गई थी, भैया रो मत, मैं फिर घर आऊँगी और तुम मुझे देखना, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। और मेरी बहन और मेरे बहनोई एक साथ ख़त्म हो गए। आपने देखा होगा रास्ते में हमने उनकी कब्र बनवा रखी है और बहन का मंगलसूत्र डाल दिए हैं। और जब हम लोग आप दोनों को देखे तो हक्के बक्के रह गए। हम जान गए कि हमारी गुड़िया वापस आ गई है और आप दोनों को इतना पूरा परिवार प्यार दे रहा है। प्रेम और निशा यह बात सुनकर उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं। निशा रोने लगती है, कहती है, हाँ भैया, मैं आपकी नैना हूँ, अब मैं वापस आ गई हूँ। अब जब तक आप नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊँगी। धर्मेंद्र कहता है, मेरे बच्चों आओ मेरे गले लग जाओ। और प्रेम और निशा उनके गले लग जाते हैं। तभी प्रेम कहता है,
आप जब कहेंगे मैं निशा को लेकर आपसे मिलाने चला आऊँगा। सुखविंदर बोलती है। क्यों बच्चों को रुलाते ही रहोगे क्या? चलो सब लोग नाश्ता करते हैं। उसके बाद सब नाश्ता करने चले जाते हैं और प्रेम निशा से कहता है 2-3 दिन तक इनके साथ रहते हैं। निशा भी हामी भरती है। फिर प्रेम कहता है मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, चार्ज हो गया क्या? अजीत बोलते हैं हाँ जीजा जी, चार्ज हो गया। तभी भागकर अजीत उसे फ़ोन लाकर देता है और प्रेम वरुण को फ़ोन करता है और उसे अपनी लोकेशन भेजता है। कहता है मेरे लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान भिजवा दो। निशा को बोलता है तुमको भी कुछ चाहिए क्या? और निशा के लिए भी वह कपड़े मंगवा देता है। प्रेम बच्चों से बात करता है, सबसे पूछता है कि कितना पढ़े हो, कहाँ पढ़ रहे हो? बच्चे बोलते हैं फूफा जी यहाँ पर तो स्कूल नहीं है, हम स्कूल नहीं जाते हैं, घर पर थोड़ा बहुत मम्मी पढ़ा देती हैं तो पढ़ लेती हैं। प्रेम बोलता है यहाँ लाइट भी नहीं है। वह लोग बोलते हैं हाँ यहाँ लाइट भी नहीं आती है, खंभे तो हैं पर लाइट नहीं है। सरकार ने सिर्फ खंभे खड़ा कर दिए हैं और बच्चों को पढ़ने की बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि पुल पार करके जाना पड़ता है और पुल भी अच्छी नहीं है, लकड़ी का पुल बना हुआ है, नदी बहा करती है, इससे बहुत परेशानी होती है। प्रेम कहता है मैं अपनी कंपनी से बात करता हूँ, अपने बॉस से बात करूँगा, यहाँ अगर कुछ हो सकता है तो मैं अवश्य करूँगा। और प्रेम वरुण से बात करने लगता है। वह आराम से सारी बातें बताता है। वरुण कहता है ठीक है सर, हो जाएगा, आप वहाँ की लोकेशन भेजिए, मैं यहाँ से इंजीनियर भेजता हूँ जो सब मुआयना करके आपको बताएंगे। प्रेम बोलता है ठीक है। निशा बोलती है क्या आपके बॉस बहुत बड़े आदमी हैं? प्रेम बोलता है हाँ बहुत बड़े आदमी हैं। निशा बोलती है इतने बड़े आदमी हैं कि स्कूल, अस्पताल वो सब कुछ बनवा कर दे सकते हैं। फिर धर्मेंद्र पूछता है कौन सी कंपनी में काम करते हो? तो प्रेम बोलता है ARB एंटरप्राइजेस, यह मेरी कंपनी का नाम है। तभी अनुज बोलता है अरे यह तो बहुत बड़ी कंपनी है, इस कंपनी का तो मैंने बहुत नाम सुना, इस कंपनी का साबुन लगाते हैं। प्रेम कहता है इस कंपनी में मैं एम्प्लॉई हूँ। तभी अनुज बोलता है मैंने ये भी सुना है कि इस कंपनी के मालिक को आज तक किसी ने नहीं देखा, ना तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, ना ही पेपर में देखा। हाँ ये सच है, ARB को किसी ने नहीं देखा। तभी अनुज कहता है कि आपने भी नहीं देखा? तो प्रेम ने कहा हाँ मैंने भी नहीं देखा। तभी निशा बोलती है क्या मतलब आपने भी नहीं देखा? फिर वह कहती है ARB कोई बुढ़े खरूस होंगे, तभी तो आज तक चेहरा किसी को नहीं दिखाया, नहीं तो बदसूरत इंसान होंगे, इसलिए तो आज तक किसी ने देखा नहीं उनको। तभी प्रेम बोलता है तुम मेरे बॉस को बुढ़ा खूसट कह रही हो? और नहीं तो क्या, अरे एक बुढ़ा खूसट ही अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। प्रेम निशा को घूरने लगता है। फिर प्रेम वरुण को फ़ोन करता है और वरुण से कहता है वरुण तुम मुझे कुछ सामान भिजवा दो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूँ, सामान की लिस्ट पढ़ लो। ये कहकर प्रेम सामान की लिस्ट व्हाट्सएप पर भेज देता है। मैसेज भेजने के बाद प्रेम ने वरुण से पूछा आ गया? हाँ सर आ गया, वरुण ने कहा। वरुण आगे बोला कल तक सारा सामान पहुँच जाएगा। ओके ऑल राइट। प्रेम ऐसा कहकर फ़ोन रख देता है। प्रेम देखता है घर के सारे बच्चे घर पर ही हैं, कोई स्कूल नहीं गया। प्रेम उन बच्चों को अपने पास बुलाता है। प्रेम ने उन बच्चों से पूछा बेटा क्या तुम स्कूल नहीं गए? महक ने कहा नहीं यहाँ पर स्कूल नहीं है। प्रेम बोला तो क्या तुम लोग पढ़ते नहीं हो? तभी धर्मेंद्र आता है और बोलता है नहीं जमाई बाबू, हमारे गांव में स्कूल नहीं है, दूसरे गांव जाना पड़ता है। ओह माय गॉड दिस इज वियर्ड, प्रेम ने कहा। धर्मेंद्र प्रेम का मुंह देखने लगता है और बोलता है बेटा आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। प्रेम ने कहा कुछ नहीं भैया। तभी निशा प्रेम से बोलती है चलिए आप नहा लीजिए। प्रेम बोला कहाँ जाऊँ नहाने? निशा मुस्कुराते हुए बोली अरे आप परेशान क्यों होते हैं, हम ले चलेंगे ना आपको नहलाने के लिए, हम आपको वहाँ ले चलेंगे जहाँ आपके नहाने का इंतजाम किया है। यह बात सुनकर प्रेम निशा के साथ
जाता है और सामने देखते ही हैरान हो जाता है। प्रेम ने निशा से कहा, ये क्या है निशा? निशा एकदम खुश होकर जवाब देती हुए बोली, ये कुआं है। प्रेम निशा की ओर देखकर झल्ला गया और बोला, दिस गर्ल इज क्रेजी। प्रेम के झलने और उसके इंग्लिश में बोलने पर निशा बोली, क्या गिटर पिटर कर रहे हो? आज आपको इस कुआं में नहाना पड़ेगा। निशा की ये बात सुनकर प्रेम गुस्से में निशा को देखने लगा। निशा बोली, देखिए आप नीचे बैठ जाइए और साबुन लगाएं, हम बाल्टी में पानी भरकर आपके ऊपर डाल देंगे, बस हो गया नहाना। प्रेम मन ही मन निशा की इस बात पर इंग्लिश में कुछ बुदबुदाया, वेयर डिड गॉड हैंग। तभी निशा बोली, फिर गिटर पिटर आप हिंदी में बोली जो हमारी समझ में आ जाए, जब देखो गिटर पिटर करते रहते हैं। निशा धीरे धीरे बड़बड़ाती हुई पानी भरने लगती है। प्रेम नीचे बैठकर नहाने की कोशिश करने लगा। उसने अपने बॉडी पर साबुन लगाया और फिर निशा से बोला, निशा पानी डालो। लेकिन निशा को शरारत सूझने लगी और उसने प्रेम के चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं दिया और बोली, अरे इतनी जल्दी? अभी तो मैं बाल्टी कुएं में डालने जा रही हूँ, आपने पहले ही साबुन कैसे लगा लिया? प्रेम निशा की इस बात पर चिढ़ गया और बोला, निशा तुम पानी डाल रही हो या नहीं? निशा ने भी अपने अंदाज में शरारत करते हुए कहा, नहीं डालेंगे। क्या करेंगे आप? प्रेम बोला, क्या कर लूँगा, अभी बताता हूँ। ये कहते हुए प्रेम निशा को पकड़ने की कोशिश करने लगा। निशा भागने लगती है और कहती है, पकड़ कर दिखाइए मुझे मिस्टर नटवर लाल। ये कहते हुए निशा जीभ चिढ़ाती हुई और अंगूठा दिखाती हुई भागने लगती है। प्रेम का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बोलता है, लो पकड़ लिया। लेकिन तभी निशा और प्रेम फिसलकर गिर जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे की नज़रों में गुम हो जाते हैं। लेकिन तभी सारे बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे और बोलने लगे, फूफा और बुआ जी गिर गए। बच्चों के बोलने की आवाज़ सुनकर दोनों उठ जाते हैं। प्रेम तुरंत निशा से बोला, पानी भरो और मुझे नहाने को दो, मेरी आंखें देखो कितनी लाल है। निशा बोली, हाँ आपकी आंखें तो सच में लाल हो गई हैं, आप नीचे बैठिए, हम पानी डालते हैं। फिर निशा प्रेम को नहलाने लगती है। नहलाने के बाद निशा बच्चों से कहती है, बच्चों अभी यहाँ पर जो भी हुआ उसके बारे में घर पर किसी को मत बताना, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। ठीक है बुआ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बच्चों ने ऐसा कहा। कुछ ही देर बाद धर्मेंद्र और उसका पूरा परिवार खाने पर बैठे थे। प्रेम भी उनके साथ बैठा हुआ था। खाना खाते हुए प्रेम ने धर्मेंद्र से पूछा, भैया आप ये बताइए कि इस गांव में स्कूल क्यों नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, ऐसा किस वजह से है? धर्मेंद्र ने कहा, जमाई बाबू यहाँ के लिए स्कूल का ऑर्डर आया था लेकिन फिर दूसरे गांव चला गया। उसने आगे बताया, गांव में बिजली के खंभे गड़ गए लेकिन बिजली नहीं है, गांव में ढंग का बल्ब भी नहीं है इधर से उधर जाने के लिए, इसलिए गांव का कोई भी आदमी अपने बच्चों को दूसरे गांव नहीं भेजता है। धर्मेंद्र की बात सुनकर प्रेम ने कहा, मैं इस गांव की मदद कर सकता हूँ। धर्मेंद्र बोला, कैसे? प्रेम ने कहा, आप बाकी गांव वालों से बात कर लीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। आप उन्हें समझाइए कि आप इस गांव में हॉस्पिटल और स्कूल बनवा सकते हैं और वो लोग हमारा साथ दें। कुछ ही देर में धर्मेंद्र ने अपने बेटी को भेज दिया और उसका बेटा गांव के लोगों को बुला लाया। सबके आ जाने पर धर्मेंद्र प्रेम की कहे बातों को गांव वालों के सामने रखा। गांव के मुखिया ने सारी बातें सुनी और कहा, हमें आप पर विश्वास है जमाई बाबू, आप जो करेंगे सही करेंगे। गांव के मुखिया ने भी कहा, मैं अपने खेत गांव वालों को देने के लिए तैयार हूं, वहां पर स्कूल और हॉस्पिटल बनवा लीजिए। प्रेम ने कहा, ठीक है, मैं अपनी कंपनी में बात कर लेता हूं। ये कहकर प्रेम ने अपनी कंपनी में वरुण को कॉल करके बोला, वरुण मुझे इस गांव में स्कूल और हॉस्पिटल बनवाना है, इसलिए यहाँ के सभी कामों को जल्द से जल्द स्टार्ट करवाओ। जी सर, जल्दी ही सब हो जाएगा, वरुण ने कहा। प्रेम ने गांव वालों से कहा, कंपनी में बात हो गई है, जल्दी ही आप सब गांव में भी लाइट, स्कूल और हॉस्पिटल होगा आपके गांव में भी।
ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। प्रेम सभी गांव वालों के बीच था। तभी उसके फ़ोन पर घंटी बजने लगी। बड़ी माँ का फ़ोन था। बड़ी माँ ने कहा, तुम जल्दी मुंबई आओ, मुझे कुछ बताना है। मैं तुम्हें फ़ोन पर बताकर परेशान नहीं करना चाहती। जल्दी यहाँ आओ और तब तुम्हें सब पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। प्रेम ने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। उसे परेशान देखकर निशा ने पूछा, क्या हुआ, किसका फ़ोन था? प्रेम निशा को सब कुछ बता देता है। निशा प्रेम से जल्दी चलने के लिए कहती है और निशा पूरे परिवार और गांव वालों को अपने जाने की खबर देती है। इस खबर को सुनकर सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और तब प्रेम उनसे दोबारा मिलने आने का प्रॉमिस करता है। सभी गांव वालों से विदा लेकर प्रेम और निशा मुंबई जाने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों आगे क्या होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित हो जाएगा। धन्यवाद।